वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पुरानी पेंशन योजना हमने तो लागू कर दी, अब केंद्र को भी आगे आना चाहिए। अशोक गहलोत की मोदी सरकार से अपील। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए ताकि इससे अन्य राज्य सरकारें भी आगे आएं। गहलोत सोमवार को जयपुर में राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के कर्मचारियों का वर्तमान में सबसे अधिक ध्यान दे रही है और उनके लिए ओपीएस लागू करके ऐतिहासिक फैसला किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि रविवार को राजस्थान आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी निवेदन किया गया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बारे में विचार विमर्श करे। राजस्थान में मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू की गई है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और आप सरकार में इस बारे में बात करें। राजस्थान में मनरेगा घोटाला, गहलोत के मंत्री ने 300 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का किया दावा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रामचंद्र मीना ने कहा कि नागौर जिले में मनरेगा के तहत 80 से 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी का अनुमान है। उन्होंने कहा कि बाड़मेर में लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का अनुमान लगाया जा रहा है। मीणा ने कहा कि जैसलमेर जिले में भी ऐसे मामलों की पहचान की गई है। नरेगा के काम में इन अनियमितताओं के जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि जूनियर लेवल के अधिकारियों की मिलीभगत से वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर इस तरह की अनियमितताओं में शामिल थे। मीणा ने कहा, नागौर जिले के अधिकारियों के अनुसार लगभग 1100 तालाब विकसित किए गए हैं, लेकिन वे असली संख्या छुपा रहे हैं। यह घोटाला है। हम इनकी जांच उच्च स्तरीय जांच कमेटी से कराएंगे। वास्तविक आंकड़े जांच के बाद ही सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में एफटीओ के 200 करोड़ रुपए से अधिक हैं, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अनियमितता का पैमाना बहुत बड़ा होगा। उदयपुर सिटी मैसूर हमसफर एक्सप्रेस फिर से शुरू, इन स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए उदयपुर सिटी मैसूर हमसफर साप्ताहिक एक्सप्रेस का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। उदयपुर सिटी मैसूर हमसफर साप्ताहिक एक्सप्रेस 11 जुलाई से हर सोमवार रात 9:15 बजे उदयपुर से रवाना होगी और बुधवार शाम 4:15 बजे मैसूर पहुंचेगी। इसी तरह से मैसूर से उदयपुर सिटी हमसफर साप्ताहिक एक्सप्रेस 14 जुलाई से प्रत्येक गुरुवार को सुबह 10 बजे चलकर शनिवार रात उदयपुर सिटी पहुंचेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि यह ट्रेन वाया चित्तौड़गढ़, रतलाम, सूरत, पुणे, हुबली और बेंगलुरु से होकर चलेगी। उदयपुर सिटी मैसूर हमसफर साप्ताहिक एक्सप्रेस चित्तौड़गढ़, मंदसौर, रतलाम जंक्शन, वडोदरा, सूरत, वसई रोड, पुणे, मिराज, बेलगावी, हुबली स्टेशनों पर ठहरेगी। आईआरसीटीसी वेबसाइट के मुताबिक उदयपुर सिटी से मैसूर का स्लीपर क्लास का किराया 925 रुपए है, जबकि थर्ड एसी का किराया 2435 रुपए है। पायलट बोले, मैं तो सिर झुकाकर काम कर रहा हूं। कहा, मेरा लक्ष्य 2023 विधानसभा चुनाव में सरकार को रिपीट कराना है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, पिछले 25 सालों से हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाए हैं। पिछले 25 सालों में जब भी कांग्रेस की सरकार बनाई है, हम अगली बार बीजेपी से बहुत बुरी तरह से हारे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करवा पाए हैं। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मेरा लक्ष्य शुरू से ही 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने का रहा है। खाते में आने वाले हैं किसानों के इस दिन 12वीं किश्त के पैसे। देश के करोड़ों किसान 12वीं किश्त के पैसों का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 12वीं किश्त के पैसों को अगस्त से लेकर सितंबर महीने के बीच भेजा जा सकता है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12वीं किश्त के पैसों को सरकार 1 सितंबर 2022 को किसानों के खाते में भेज सकती है। हालांकि इस बात का अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अगर आप भी 12वीं किश्त के लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपनी ई-केवाईसी पूरी करा लेनी चाहिए। पैन कार्ड में भी होती है वैलिडिटी, जाने कब तक रहती है ये वैध। पैन कार्ड को एनएसडीएल द्वारा जारी किया जाता है। अगर इस कार्ड में आपकी कोई जरूरी जानकारी गलत दर्ज हो जाती है तो इस स्थिति में आप उसको अपडेट भी करा सकते हैं। वहीं इस बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं कि आखिर पैन कार्ड की वैलिडिटी कितने दिनों के लिए होती है। पैन कार्ड की वैलिडिटी व्यक्ति के लाइफ टाइम तक रहती है, अर्थात जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके बाद ही पैन कार्ड अनवैलिड होता है। इस कारण पैन कार्ड की वैधता व्यक्ति के जीवन भर रहती है।
आपको शायद इस विषय में पता होगा कि पैन कार्ड में दर्ज 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबरों में व्यक्ति की सभी महत्वपूर्ण डिटेल दर्ज होती है। एक व्यक्ति केवल एक ही पैन कार्ड अपने पास रख सकता है। एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसदों को अग्निपथ की जानकारी दी, कुछ ने की योजना वापस लेने की मांग। संसद के मानसून सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को रक्षा संबंधी संसदीय परामर्श समिति के सदस्यों को सैन्य भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के बारे में प्रस्तुति दी। कुछ विपक्षी सांसदों ने इस योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में राजनाथ सिंह के संबोधन के बाद तीनों नेताओं के प्रमुखों ने अपनी बात रखी। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस ने नई भर्ती योजना पर आपत्ति व्यक्त की और कहा कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। डूंगरपुर आने वाली पहली ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड ने 4 और ट्रेनों की प्रस्तावित उनके भी जल्द शुरू होने की मांग। उदयपुर हिम्मतनगर आमान परिवर्तन पर रेलवे संरक्षा आयुक्त का निरीक्षण बाद अब रेलवे ने ट्रेन चलाने की तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में अब वागड़ के लोगों की उत्सुकता है कि हमें कौन सी ट्रेनें मिलेंगी। पहली ट्रेन उदयपुर असारवा इंटरसिटी एक्सप्रेस चलेगी। इस ट्रेन को रेलवे बोर्ड ने फरवरी 2020 में बेंगलुरु बैठक में स्वीकृत कर दिया था। उस समय ट्रेन का समय भी निर्धारण कर दिया गया था। यह ट्रेन सुबह 6 बजे उदयपुर से रवाना होकर 8:30 बजे डूंगरपुर स्टेशन और दोपहर 12 बजे असारवा पहुंचेगी। दोपहर 3 बजे असारवा से वापसी कर शाम 6 बजे पुनः डूंगरपुर और रात 9 बजे उदयपुर पहुंचेगी। इतना ही नहीं, हाल ही में बेंगलुरु बैठक में रेलवे बोर्ड ने 4 और ट्रेनों को प्रस्तावित किया है। इसमें एक ट्रेन जयपुर से, 2 ट्रेन उदयपुर से और एक ट्रेन कोटा से चलते हुए असारवा स्टेशन पहुंचेगी। अभी इन ट्रेनों का समय निर्धारण नहीं हुआ है। कन्हैयालाल हत्याकांड के 13 दिन बीते, 2 समुदायों के बीच फिर से सौहार्द स्थापित करेगा उदयपुर प्रशासन। अब कर्फ्यू सिर्फ 7 घंटे। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद 13 दिन बीत चुके हैं। इसी बीच जगन्नाथ रथ यात्रा और ईद जैसे बड़े त्योहार और धार्मिक कार्यक्रम भी हो चुके हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद दोनों समुदाय से जुड़े इन कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक करवाना उदयपुर प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज था, जिसे उदयपुर प्रशासन ने पूरा कर लिया है। अब उदयपुर प्रशासन का अलग लक्ष्य उदयपुर में सांप्रदायिक सोशल बैलेंस बनाने का है। 28 जून को हुए हत्याकांड के तरीके से दोनों समुदायों के बीच मनमुटाव बढ़ने से इन कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन काफी चिंतित भी था। हत्याकांड के बाद दंगों जैसी स्थिति हो चुकी थी, मगर उदयपुर प्रशासन ने ऐसा नहीं होने दिया। उदयपुर में कर्फ्यू में भी अब ढील दे दी गई है। अब यह कर्फ्यू सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का ही है। मुस्लिमों की आबादी 16%, लेकिन केंद्र और 16 राज्यों की सरकार में हिस्सेदारी 0। सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार नहीं। आजादी के बाद पहली बार संसद में सत्ताधारी पार्टी का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं बचा। बीजेपी के पास इस समय लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 394 सांसद और देश भर में 1379 विधायक हैं। इनमें से एक भी मुस्लिम नहीं। सरकार में भागीदारी भी यही बताती है। पहली बार केंद्र सरकार और 16 राज्यों की सरकारों में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है।